अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आवाज़ हिंद में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे वो नाजरीन। इस हफ्ते हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जो कल जुमे के दिन मस्कत में शुरू हुए, और दूसरा उनका जो मरहला है वो अगले हफ्ते शुरू होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये मुज़ाकरात जो है काफ़ी बेहतर रहे, काफ़ी मुस्बत रहे, और अब्बास इराक़ची जो हैं ईरान के जो हैं उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात काफ़ी बेहतर हुए। और ये जो मिडल ईस्ट में एक टेंशन बनी हुई थी, टेंशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी कि जंग के असरात थे, और मुख्तलिफ जो आयल कंपनीज़ हैं और जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको भी ये थ्रेट्स थी कि हो सकता है मुमकिन जंग के हवाले से, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो बहरी जो जहाज़ हैं वो जंगी जहाज़ वो छोड़े हुए थे समंदर में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक अहम पॉइंट है जहाँ पे ये बात जो डील के हवाले से डेवलपमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है, उसको अगर देखा जाए तो ये जो ओमान के जो कैपिटल है मस्कत में जो कल जुमे के दिन जो है अमेरिकी सदर की जो ख़ास टीम थी और उनके जो फ़ौजी कमांडर थे और उनके दामाद थे वो भी शामिल हुए थे इस टॉक्स में। और ईरान का भी यही कहना है कि ये जो प्रोग्रेस हुई है वो मतलब माजी से बेहतर हुई है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि 1.5 साल पहले जो मुज़ाकरात हुए थे ईरान के साथ, उसके बाद अभी जो मुज़ाकरात हुए उसमें काफ़ी लचक भी ईरान की तरफ से दिखाई गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। और दूसरा अमलन अगर देखा जाए तो ईरान इस पे आमदा हो चुका है कि वो जो भी डील होगी, अगर अगले हफ्ते डील मुकम्मल हो जाती है तो उसके क्या नतीजे आएंगे और खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे, और जो आयल कंपनीज़ है उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। क्योंकि इस साल जो अगर देखा जाए तो तेल की कीमतों में 12% जो इंटरनेशनल इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक सिनेरियो सामने आया है मिडिल ईस्ट के हवाले से। अगर ये मुमकिन जंग के खतरा टल जाते हैं तो खित्ते में क्या डेवलपमेंट होगी, और अमेरिका जो है ईरान को क्या देगा और उससे क्या लेगा, ये सारी जो डेवलपमेंट होगी उसके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा जियो इकोनॉमिक्स तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये जो डील के हवाले से वो काफ़ी पुरअमीन नहीं है। क्योंकि पुरअमीन इसलिए नहीं है कि अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि ये जो डील है ये मुमकिन जो खतरात है उनको तो वक्ती तौर पर जो है साइडलाइन कर सकती है जंग के जो खतरात है, मगर जो पुरुमीद इसलिए नहीं है कि ये जो जंग के खतरात हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए तो जो हैं बाहर के जो एक्सपर्ट है पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, उनका ये कहना है कि ये जो रूट है हरमोस रूट है उसके हवाले से जो बिज़नेस कम्युनिटी है दुनिया की जो मल्टीनेशनल कम्युनिटी है वो काफ़ी इसके हवाले से परेशान है, क्योंकि ये एक चेक पोस्ट है। और अगर जंग होती है या जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते जो अगले हफ्ते तक डिले किए गए हैं तो फिर काफ़ी जो है इसमें चेंजेस आएंगी। और दूसरी बात ये कि खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे ईरान और अमेरिका के इस डील के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल बनेगी, ईरान को क्या मिलेगा, अमेरिका क्या हासिल करेगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर इनाम भट्टी, हम उनसे बात करेंगे। इनाम भट्टी साहब, ये ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें तीन मेन जो अहम चीज़ें हैं वो यूरेनियम इनरिचमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ एंड रीजनल आर्म्ड ग्रुप्स इन रीजन सपोर्टेड बाय ईरान। तो ये चीज़ जो मेन जो इसके थीम है इस कॉन्फ्रेंस के जो मतलब ये टॉक्स की हवाले से हुआ ओमान में, तो आप क्या समझते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, और अब्बास इराक़ची का भी कहना है कि जो ये टॉक्स जो मुस्बत रही, तो आप क्या समझते हैं कि माजी के बनस्बत अभी जो टॉक्स होने जा रही हैं उसका क्या नतीजा आएगा? देखिए, वो पहले भी ये टॉक्स जो ईरान और अमेरिका के चल रहे थे, जो तातुल का शिकार हुए ट्रंप के आने के बाद, और ज्यादा जो है फिर वापस शुरू हो गई इसराइल और ईरान की। तो अभी भी जो मेरा ख्याल है कि ईरान उसी जो माजी के टॉक्स से वापस टेबल पर उसी कंडीशन पर आया है, क्योंकि ईरान अपना मौक़िफ़ ये देकर रहा है कि हम न्यूक्लियर टॉक्स पर हर वक्त तैयार हैं, कि वो कभी भी न्यूक्लियर से असला बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता। और बाकी जो चीज़ें हैं बैलिस्टिक मिसाइल की और प्रॉक्सी की,
तो उस पर ईरान अभी तक किसी भी तरह से तैयार नहीं है टॉक्स के लिए। इस वक्त भी जब टॉक्स स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो वेन्यू तय किया गया तुर्की का, लेकिन उसके बाद ईरान ने दोबारा उसको चेंज करवाया कि नहीं, ओमान में ही होना चाहिए, और जो पास के ताकुल में गए थे मुज़ाकरात, तो वहीं से बात शुरू होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ईरान इसमें तो कामयाब हो गया है, और उसकी वजह ये है कि ईरान ने अपना एक सख्त मौके अख्तियार किया था कि अगर कोई भी किस्म की जारहाना कोशिश की कार्रवाई गई, होगी। तो कार्रवाई की गई, तो ईरान भी उसके जवाब में जारहाना तौर पर कोई भी अटैक कर सकता है अमेरिका की मकामी गल्फ के अंदर तंसीबात पर या किसी और जगह पर भी। तो ये मुझे इससे लगता है, तो एक तो ईरान की इसमें सक्सेस है, और दूसरा जैसे लग रहा था कि अमेरिका शायद ईरान को अंडर प्रेशर करके हर बात मनवा सकता है, तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका को भी अंदाजा हो गया कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि ईरान को अपनी कंडीशंस पर लाया जा सके। अभी एक चीज़ जो बेहतर है वो ये है कि टॉक्स का स्टार्ट होना, लेकिन अभी भी जो चीज़ आई है, जो ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान ने यही कहा है कि हमने न्यूक्लियर पर जो है दोबारा बातचीत स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं कि आने वाले राउंड्स में क्या होता है। अभी जो आइस ब्रेकिंग हुई है उसमें ये एक अच्छा मंजर है कि बातचीत का आगाज हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ ही अमेरिका ने जो कंडीशंस अख्तियार की हैं कि अपने जंगी बहरे गल्फ में जंगी जहाज जो है वो गल्फ में ले आना, और फिर जो उसके कम्युनिकेशन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको गल्फ में ले आना, और उसके साथ साथ ये भी ऐलान कर देना कि अमेरिकन जो भी ईरान में है वो वहाँ से निकल जाए। तो कंडीशन तो अभी तक भी क्लियर नहीं है, और जो आज भी ट्रंप की आई है तो उसमें ये लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज जो ईरान की है खित्ते में उस पर भी बातचीत हो, लेकिन मुझे लगता है ईरान उस पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। जी अच्छा, इन 3 पॉइंट्स पे ईरान एग्री होगा, ये यूरेनियम इनरिचमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को कम करने के हवाले से या जो प्रॉक्सीज के हवाले से, इन 3 पॉइंट्स पे क्या ईरान समझौता करेगा? यूरेनियम वाले पर ईरान जो है वो क्लियर है शुरू से ही कि वो एक सिर्फ जो है नॉन कॉम्बैट जो आर्सेनल जो होते हैं, यानी कि यूरेनियम की आपूर्ति जो सिर्फ जंगी अपने डिफेंस पर्पस के लिए, अपने डिफेंस के लिए भी नहीं, बल्कि उसका पावर प्रोडक्शन होती है, उसके लिए होता है, हेल्थ साइड पे जो है न्यूक्लियर यूज उसमें होता है। तो वो उस पर कोशिश कर रहा है कि हमारा ये सिर्फ जो है वो यूरेनियम का सारा जो प्रोजेक्ट है उन पर्पज के लिए है, नॉन वार पर्पज के लिए। तो उस पर तो नेगोशिएट के लिए तैयार रहा है, लेकिन जो इसराइल है या अमेरिका है उनका ये कहना है कि ईरान ये कहता तो है लेकिन अमलन ये है नहीं, वो अपनी जंगी तैयारी के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा और उससे जो है बम वगैरह या मिसाइल बनाने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये ईरान का मौक़िफ़ जो रहा है वो उसमें देखेंगे कि वाकई ईरान जो है उस पर कायम रहता है या उसकी अंदरूनी खाना जो है कोई और कोशिश होगी। उसके लिए माजी में भी ये रहा है कि IAEA जो है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है, उसने हमेशा उसने ईरान के अंदर जितने भी उनके जोहरी प्लांट्स हैं उनका मुआयना करना और उनकी कैपेसिटी को देखना और उसकी टोटल जो है चीज़ों को उस पर नजर रखना। तो उसके लिए ईरान हमेशा रजामंद रहा है कि IAEA जो है वो भले कभी भी आए और वो उसकी मॉनिटरिंग करता रहे। तो अभी भी यही है कि अगर ये ईरान इस पर आमादा होता है कि वो उसके सारे जितने भी जहरी प्लांट्स है उनका विजिट करवाने अच्छा है ना भट्टी साहब, आपने कहा कि अमेरिका ने ईरान को अपनी कंडीशन पे नहीं ला सका, मतलब उसका हमें थोड़ा समझाएं कि ईरान पे फौजी कार्रवाई भी हुई थी इसराइल और अमेरिका दोनों मतलब तरफ से, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, उसमें हज़ारों लोग मारे गए, तो उसके बाद भी मतलब जो है ईरान जो है मतलब टॉक्स के हवाले से अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने कहा ना कि ये अमेरिका ने ईरान को अपनी कंडीशन पे नहीं ला सका, उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजह एक ये है कि अमेरिका ने पूरी कोशिश करके देखी कि अंदरूनी तौर पर मुल्क के अंदर हालात खराब हो, लोग बाहर निकल आए,
तो उसके बाद क्या रिजीम चेंज हो सकती है, या अगर रिजीम चेंज ना भी हो तो ऐसी कंडीशन पैदा हो कि अमेरिका वहां पर अटैक करे या कुछ भी करे, तो अमेरिका के उस अमल से ईरान जो है परेशान होकर हर मुआहदे पर तैयार हो जाए। लेकिन वो कंडीशन मेरे ख्याल में नहीं बन सकती। उसका रीजन ये है कि ईरान भी खुद एक अच्छी खासी ताकत रखता है, तो जो गल्फ के मुमालिक हैं उनको ज्यादा खतरा है। मेरा ये अंदाजा है कि अमेरिका की तो ये ख्वाहिश होगी कि किसी भी तरह से अमेरिका इतनी कार्रवाई करे कि ईरान की मुकम्मल ताकत जो है पसपा हो जाए, लेकिन उसके रिएक्शन में जो ईरान करेगा उसका नुकसान जो है गल्फ में सऊदिया, कतर, अमान, बहरीन, इन सब पर जो है वो पड़ सकता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो उन ममालिक की कोशिश से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है कि जो ज्यादातर नुकसान हो सकता था वो इन ममालिक का हो सकता था। तो उसकी वजह से अमेरिका ने भी सोचा होगा कि पहले ये कोशिश करके देखते हैं कि टॉक्स में अमेरिका दोबारा ईरान को कहीं पर भी टेबल पर ला सके और उसके बाद आगे बातें हो। तो अभी मुझे जो लगता है कि ये टॉक्स जो है लंबा टाइम लेंगे, कोई जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। और उसमें ईरान भी यही कोशिश करेगा कि ऑन टेबल जो है उसको लंबा खींचे और अपनी तैयारी दोबारा से खुद को स्टेबल कर सके। और अमेरिका की कोशिश ये होगी कि असल जो बात है वो ये है कि ईरान को किसी भी तरह से जो बेनिफिशियरी है उसके आयल के कंट्रीज, चाइना है जी। या दूसरे ममालिक हैं, उसको किसी तरह से उसमें से कट ऑफ कर अच्छा सके। इनाम साहब, तो ये रिजीम चेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे और हज़ारों अफराद मारे गए तो उस दौरान ये तासुर आया था कि रिजीम चेंज होने वाला है। तो क्या असल में क्या रुकावट है अमेरिका के मतलब आगे के वो रिजीम चेंज के हवाले से वो जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकी, अब टास्क पर मुज़ाकरात पर बातें आ गई हैं, तो इससे क्या नतीजा निकलता है? उसमें मेरे ख्याल में असल ये है आसिफ के जो ईरान की कंडीशन है, तो एक कोई अपोजिशन ऐसी वहां पर मौजूद नहीं है जो अगेंस्ट जो है शिया रिजीम के या मौजूदा जो रिलीजियस हुकूमत है उसके खिलाफ जो है उसकी अपोजिशन कोई मजबूत होती रही हो, जो उसको चेंज करने के बाद किसी दूसरी ताकत के पास जो है वह इक़्तिदार चला जाए और मुल्क के हालात तब्दील हो। लग ये रहा था कि अगर ये इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो उसके हालात जो है लिबिया और शाम जैसे हो सकते हैं या इराक जैसे हो सकते हैं। तो वो कंडीशन अगर ऐसी खराब होती तो इस खराब कंडीशन में खित्ते का और ज्यादा अमन अमान बिगड़ सकता था, क्योंकि फिर जो जितनी भी ताकतें वहां पर हैं वो अगर किसी के कंट्रोल में ना हो तो ना सिर्फ ईरान की सूरत हाल खराब हो सकती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है उसके पड़ोसी ममालिक जो है उनके ऊपर भी उसका असर पड़ सकता था। तो मेरे ख्याल में यही सबब था कि रिजीम चेंज का वो उनका ऑप्शन कामयाब नहीं हो सका। वो के उन्होंने कोशिश की जो पहलवी खानदान का था जी। उनको मीडिया में इधर उधर जो है रजा शाह पहलवी को थोड़ी बहुत जो है पजीराई मिलना शुरू हुई, लेकिन लोकल वहां पर लोगों में भी उनके लिए कोई हमदर्दी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो इस खामनाई से पहले, खुमैनी से पहले जो उनका दौर हुकूमत था तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था कि लोग उसको पसंद करते हो या शाह खानदान की जो है वापसी के लिए कोई ज्यादातर लोग राजी हो। तो ये भी एक बड़ा रीजन था। तो मेरे ख्याल में वहां पर एक जब तक मकामी तौर पर कोई अपोजिशन ऐसी मजबूत नहीं बनती जिससे ये रिलीजियस गवर्नमेंट तब्दील होकर कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो आगे आ सके, तब तक रिजीम चेंज ईरान के अंदर मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो लोकल पॉपुलेशन की एक नेशनल साइकी है वो थोड़ी स्ट्रांग है। वो ये है कि बाहर के ममालिक की गुलामी कबूल करना और उनके अंडर कंट्रोल में रहकर जो है अपने मुल्क को चलाना। मेरे ख्याल में ईरान एक सदियों से बड़ी ताकत रही है और खुद एक एम्पायर रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो मुमकिन नहीं है जिस तरह दूसरे ममालिक में ये मुमकिन हो सका कि शाम में अच्छा तब्दीली आ इनाम भट्टी गई या साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि अगर ईरान और अमेरिका के जो दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ईरान अगर उनकी बातें नहीं मानता तो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी। तो ये क्या वाकई में इस खित्ते में जंग के असरात आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए ये थ्रेट की हद तक तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर डेवलप करने की ये कोशिश करेगा अमेरिका। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि अगर ये कंडीशन अमेरिका ने
कर दी, जंग की शुरुआत कर दी, तो फिर पूरे खित्ते के अंदर हालात बहुत खराब हो जाएंगे। उसमें सबसे ज्यादा अहम जो है ना, देखिए अभी एक ऐसा साइकिल बन गया है कि फर्ज करें ईरान उसके बाद सऊदिया पर अटैक करता है, तो सऊदिया के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है अभी रिसेंटली के सऊदी पे जंग का मतलब है पाकिस्तान के जंग साथ जंग। तो क्या उसके बाद पाकिस्तान ईरान के साथ जंग करेगा, क्योंकि जमीनी जो बॉर्डर कनेक्शन है वो तो इमीडिएट पाकिस्तान का ईरान के साथ कनेक्टेड है। तो जो सऊदी की ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान उसके सपोर्ट में ईरान के ऊपर अटैक करे, तो समझे कि फिर वो जंग हमारे कंट्री तक भी आ जाएगी। और अगर उसके बाद ईरान ने कतर में या बहरीन में या और ममालिक में जो है अटैक्स कर दिए, जो भी एयर बेसिस है या डिफेंस बेसिस है अमेरिका के, उन पर, तो वो जंग तो पूरे खित्ते में फिर छिड़ जाएगी। तो वो सारी जो लोकल जंग है तो वो अमेरिका से निकल कर बाहर आ सकती है, तो वो सूरत बहुत खराब होगी और इससे जो जो इंस्टेबिलिटी पैदा होगी वो इन गल्फ से सभी कंट्रीज में पैदा होगी। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से ये एक मेन रीजन है कि ये सब ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जंग ना हो, लेकिन अगर वो नाकाम होते हैं तो फिर तो जंग बड़ी खतरनाक होगी और सूरत बहुत बड़ी खराब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भट्टी साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, जिन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो खित्ते के लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर ये ईरान और अमेरिका जो मुज़ाकरात है ये जो फेल हो जाते हैं तो उसके नतायज ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने थ्रेट दिया है ईरान को कि वो जंग मुसलत करेगा ईरान पर। तो उससे जो है खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, मिडिल ईस्ट में जो है बहुत कशीदगी बढ़ने के आसार हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ तक ये जो है जंग फैल सकती है और तेल की कीमतों में भी इंटरनेशनली ग्लोबल इजाफा हो सकता है। तो नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन जी, बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर मुस्तफ़ा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के बावजूद जो यूरेनियम अफज़ोदगी के पर इख्तलाफ बरकरार हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी टॉक्स शुरू हुए कल जुमे को और फिर अगले हफ्ते को दोबारा ये जो हैं टॉक्स होंगी, तो क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई से बच सकता है? बहुत मशहूर हूँ आसिफ साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले ये देखें कि ओमान के जो कैपिटल है मस्कत, यहाँ पर अमेरिका और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी एक तरह से बिल वास्ता इनडायरेक्ट मुज़ाकरात है। और यहाँ पर दोनों मुल्कों के आला हुक्काम बराह रास्त सामने नहीं आ रहे, बल्कि ओमान के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक ग्राउंड तैयार हो रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अगले स्टेप में शायद हम आला ओहदेदारों को दोनों तरफ से आते हुए देखेंगे। इस पूरे प्रोसेस में ओमान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और दोनों तरफ को इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा और जो डायरेक्ट एस्केलेशन है, तसादम के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें। इस वक्त अगर मिडिल ईस्ट के रीजन को देखें तो गजा की जंग चल रही है, उसके बाद यूएई और सऊदी अरब में तनाव चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर मार्च खुले हुए हैं। तो यहाँ पे चीज आ जाती है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम, इससे रिलेटेड बात करेंगे और इस तनाज़े को कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आप बताएं कि ये जो 3 पॉइंट एजेंडा है इस जो मुज़ाकरात के हवाले से हमने देखा, इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रही है कि यूरेनियम इनरिचमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और जो प्रॉक्सीज़ हैं, मतलब इस खित्ते के हवाले से जो अमेरिका को खदशात हैं कि जो रीजनल आर्म ग्रुप्स इन रीजन सपोर्टेड बाय ईरान, तो आप क्या समझते हैं इन सारे जो 3 पॉइंट एजेंडा से जो ईरान है दस्तबरदार होगा? अब मुश्किल यूँ लगता है कि देखिए ईरान के पास जो सबसे
एक तरह का हथियार है, वो उनको ऑयल है जिसे वो एज ए वेपन यूज कर सकता है। जी। लेकिन अगर आप ईरान के अलाउ नहीं करते कि वो ऑयल को बेच सके, तो ईरान अपना ये वाला कार्ड शो करता है कि मैं यूरेनियम अफजूदगी को बढ़ा दूंगा। और असल में ईरान की तरफ से जो सबसे आला अथॉरिटी है, विलायत फकी आयतुल्ला खामनाई, इनका जी। फतवा था कि एटमी हथियार हराम है उनका इस्तेमाल इंसानी आबादी के ऊपर। इंसान पर आप आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ईरान इसको खाली थ्रेड के तौर पे यूज करता है। ईरान कभी भी उस फतवे की रोशनी में इसको किसी पर गिराएगा नहीं जो अमेरिका ने गिराया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो सही। ये एक तरह की कोशिश है कि ईरान को कुछ लो और कुछ दो पर राजी किया जाए। 2015 में जब ओबामा थे तो उन्होंने ईरान को राजी किया था P5+1 की कोशिश से कि आप यूरेनियम को मजीद अफजूदा नहीं करेंगे। सही। तो अगर ईरान का ये मौकफ जाता है कि मैं यूरेनियम अफजूदगी को रोकता हूँ और उसके बाद मैं ऑयल को बेचना चाहता हूँ, तो शायद कुछ कशीदगी में कमी वापस आए। लेकिन अमेरिका शायद कुछ वेनेजुएला टाइप हरकत करने के कोशिश में है कि जिस तरह वेनेजुएला में उन्होंने सदर को उठा लिया और उनके ऑयल के रिजर्व से कब्जा कर लिया। कुछ इरादे ट्रम्प की जो एक मतबून तबीयत है उससे कुछ बईद नहीं है कि वो ये कर गुजरे कि ईरान के ऑयल रिजर्व को काबू करने की कोशिश करें। उसका जो फैलाव होगा वो पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर देगा। तो क्या यहाँ ईरान में भी ऐसा मुमकिन है जैसे वेनेजुएला में हुआ, उनके सदर को उठा लिया गया ऑयल कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने कहा, ईरान में भी ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी अमेरिका को अड्डे देने से साफ मना कर चुके हैं, चाहे वो यूएई हो या सऊदिया हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि ये हरकत कल किसी और मुल्क के साथ भी हो सकती है। तो ये मुमकिन लगता नहीं है। बहुत बड़े बड़े जंगजू किस्म के सदर आए अमेरिका में, बुश सीनियर, बुश जूनियर। ट्रम्प की कुछ और नेचर होगी, लेकिन शायद ये मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने अड्डे प्रोवाइड करे और अमेरिका वाले ये हरकत कर गुजरे। अच्छा सिर्फ थ्रेट मुस्तफा कर रजा, रहा है ये अमेरिका। हमें ये बताएं कि मतलब जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे ईरान में और हज़ारों अफराद मारे गए उसमें, तो ये रिजीम चेंज की बातें हो रही थी, अब वो कहाँ गई बातें रिजीम चेंज की? अब तो ये मुज़ाकरात पर आ गए। ईरान ने उस पर काबू पाया है। ईरान में सर्विलांस बड़ी स्ट्रांग है, यानी यहाँ पर जो 1979 का इस्लामी इनकलाब है तो उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि गिरफ्त है लोगों के ऊपर। शुमाली कोरिया या सऊदी अरेबिया या चाइना या ईरान, ये अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं कि जहाँ पर लोगों के ऊपर गिरफ्त होती है, चीजें देखी जाती हैं किस तरह से फैल रही हैं। हमने देखा कि शिराज है या इस्फहान है या मशहद है या कुम है, ये सारे शहरों में एहतजाज देखे गए और बाकायदा नारे लोग लगा रहे थे कि हमें इस निज़ाम से आज़ादी चाहिए, हम मुतमईन नहीं है। लेकिन हुकूमत ने इस एहतजाज को काबू पाने के लिए जहां हजारों अफराद हलाक हुए हैं, वहीं पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि दुनिया से कट कर ईरान का मौक़िफ़ सामने आए, ईरान वाले ही इसको बयान कर सके। हुकूमत ने ऐलान करा कि ये सब फसादी है, सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका एज ए होल रिजीम चेंज हो नहीं पाया। मैंने आपसे अर्ज करी कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना, ये वो कंट्रीज आते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो इतनी आसानी से रिजीम चेंज हो नहीं पाया। जैसे 2011 में हमने देखा था कि इजिप्ट में और शाम में और दीगर जगहों पर हो पाया था, तो इन रीजन में नहीं हो सका था। अच्छा, ये अब्बास इराक़ची का भी कहना है कि ये जो मुज़ाकरात हुए उनकी पेशरफ्त बहुत अच्छी हुई और अच्छे माहौल में हुआ और मुस्बत माहौल में हुआ। ट्रम्प की तरफ से भी ये जो है सिग्नल्स आए हैं कि मतलब वो भी कह रहे हैं कि ये अगले हफ्ते भी मुज़ाकरात होंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। ट्रम्प का तो ये भी कहना है 1.5 साल पहले जो मुज़ाकरात हुए उससे ये मुज़ाकरात ज़्यादा बेहतर हुए हैं और हमें उम्मीद है कि ईरान इस पर अमल करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान इस मुज़ाकरात पे, डील पे अमल करेगा तो खित्ते में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ईरान की जो इस वक्त पोजीशन है, तो ईरान अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट शायद तर्क ना करे। वो उसका एक तरह से ना लिमिट की एक आखिरी हद है। ईरान ये कह रहा है कि हम जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रहेंगे इस बातचीत को, लेकिन हमें जो दोनों फरीक हैं गुफ्तगू आगे बढ़ाने को तैयार हैं और दीगर ममालिक भी सफारती कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इलाकाई तनाव पर जो अमेरिका अपना एक असर रसूख इस्तेमाल करते थे वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कम है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने ट्रम्प को रियलाइज करवाया है कि ये एक तरह से आग में धकेलने के मुतरादिफ है। अगर खलीज में कशीदगी बढ़ती है तो फिर और जगह
जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो एक्टिव हो सकते हैं। जो ईरान की प्रॉक्सी है वो फिर इसराइल को हमेशा डर रहता है कि अगर ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की सूरत में या हमास की सूरत में गजा और फलस्तीन में फैलती है तो फिर वो डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत आगे जा सकती हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये मुस्बत वे में आगे जा रहे हैं, लेकिन जब तक आला अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक इसका हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है, मुमकिन कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात किए गए, तो ये जो कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट पे क्या असर डालेगा, अगर ये मुमकिन मतलब ये असरात रहेंगे? अगर आपको 1973 की इसराइल और अरब के बामैन की जंग याद है तो उसमें सऊदी अरब ने तेल को हथियार के तौर पे यूज किया था। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो तकरीबन दुनिया की 70% ज्यादा मैशत ऑयल बेस्ड है। जितने भी हमारे पास स्टीमर चलते हैं या हमारे पास मैशत का जो पहिया चलता है उसमें तेल की इन्वॉल्वमेंट है। अगर ईरान वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देते हैं तो तेल बर्दार जहाजों को चलने के लिए 1000 किलोमीटर की डेप्थ चाहिए होती है। अगर ईरान दुनिया की सप्लाई का 40% रोक देगा तो पूरी दुनिया शायद जाम हो जाएगी। ये एक तरह से इंटरनेट जाम होने से ज्यादा एक तरह के खतरनाक सूरत हाल है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ब्लॉक करे या ईरान ने अभी जो हरकत करी थी 2 कश्तियों को जो तेल बर्दार जहाज उन्हें कब्जा किया था, ये हरकतें मजीद हो सकती हैं। तो ये बात ट्रंप को भी पता है कि कशीदगी को एक लम्हे तक लेके जाया जाए और फिर जब थ्रेशोल्ड वो आ जाए तो हम कहते हैं MHS, म्यूचुअल हर्टलिंग स्टेलमेट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में। तो जब वो राइपनेस की सूरत आ जाए तो फिर कम किया जाए। तो अमेरिका भी थ्रेट कर रहा है, अमेरिका धमका रहा है, लेकिन अमेरिका को भी ये बात पता है कि दुनिया में तीसरे बड़े नंबर पर जो ऑयल के रिजर्व है वो ईरान के पास है और अगर ईरान की तरफ से सप्लाई रुक जाती है या तेल बर्दार जहाज उस रीजन से नहीं गुजर पाते तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे मुतासिर हो सकती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा रज़ा साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, प्रोफेसर मुस्तफ़ा रज़ा कह रहे थे कि ये जो प्रॉक्सीज़ के हवाले से या जो 3 पॉइंट एजेंडा है यूरेनियम एनरिचमेंट और जो बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से, यूरेनियम के हवाले से जो ईरान कभी दस्तबरदार नहीं होगा, हाँ उसमें कमी ला सकता है, उसकी जो परसेंटेज है वो उसमें कमी कर सकता है। बाकी ये अगर डील जो है, ये जो मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो खित्ते पे मुस्बत असर पड़ेंगे और अगर ये डील नाकामयाब होती है तो जंग के असरात भी है और अगर जंग होती है, कशीदगी बढ़ती है तो खित्ते में ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ये और जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की वो इजराइल के लिए भी थ्रेट साबित हो सकती हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ये मज़ीद जो है आग बढ़ सकती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।